नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। ये बिहार की धरती है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी बिहार की धरती से चक्रवर्ती अशोक ने दुनिया को युद्ध की जगह शांति का संदेश दिया था। इसी बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को ज्ञान से रोशन किया। इसी बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ देश में सत्याग्रह और अहिंसा का सफल प्रयोग किया। इसी बिहार की धरती से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आज उसी बिहार को कोई भारत की क्राइम कैपिटल बता रहा है तो कोई महाजंगल राज कह रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो साल 2015 से 2024 तक बिहार में अपराध के मामलों में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत 23.7% रहा। पूरा देश उस वक्त सन्न रह गया जब पिछले महीने 5 अपराधी हथियारों को लहराते हुए पटना के पारस अस्पताल में घुसे और इलाज के लिए लाए गए सजाए याफ्ता कैदी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई के पहले हफ्ते में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की भी पटना में हत्या कर दी गई। ये तो कुछ चर्चित मर्डर केस जो टीवी और न्यूज़पेपर में हेडलाइन बने, लेकिन जनवरी से जून तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर महीने औसतन 229 मर्डर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 20 साल का समय किसी सूबे की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कम होता है? क्या नीतीश कुमार की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या बिहार के अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा? जब लोगों के जान माल की गारंटी नहीं होगी तो फिर बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? सवाल उठता है कि 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार कैसे बने सुशासन बाबू? उन्होंने कैसे सुधारी बिहार की जंगल राज वाली छवि? कैसा था बिहार में जंगल राज का दौर? तब क्या कर रहे थे पुलिस के तेज तर्रार अफसर? दर्दे बिहार में ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में बिहार में इतना क्राइम क्यों। बिहार में न कल कारखानों की बहार है, न नौकरियों की, न अच्छे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, न अच्छे प्राइवेट अस्पतालों की, क्योंकि पिछले कई दशकों से बिहार जिस मिजाज के साथ आगे बढ़ा है उसमें देश के दूसरे हिस्सों के कारोबारी घरानों ने सूबे में पूंजी लगाने से पहले बहुत हिसाब लगाया होगा। इसकी एक वजह बिहार में क्राइम के ग्राफ को भी माना जाता है, वहां की खराब कानून व्यवस्था को माना जाता है। कभी बिहार के अलग अलग हिस्सों में बाहुबलियों की अघोषित हुकूमत चला करती थी। अपहरण, फिरौती, हत्या और डकैती सामान्य बात थी। राजनीति और अपराधियों के बीच गठजोड़ की भी कई कहानियां हैं। उस दौर के बिहार की तस्वीरों को बॉलीवुड फिल्मकारों ने शूल, अपहरण, मृत्युदंड, गंगाजल जैसी फिल्मों के जरिए पेश करने की कोशिश की। बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जंगल राज का मुद्दा आगे कर नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आ गए। उन्होंने अपनी पहली पारी में सूबे में क्राइम कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए। उसका असर भी जमीन पर दिखा। इससे सूबे में नीतीश कुमार की एक नई पहचान बनी, सुशासन बाबू की। हाल में जिस तरह से ताबड़तोड़ हत्याएं हुई उससे कहा जाने लगा कि बिहार में अपराधियों की बहार आ गई है। अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। हाल की कुछ चर्चित घटनाओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो फिर बदमाशों की बहार कैसे है? सत्रह जुलाई 2025, पारस अस्पताल, पटना। अगर बिहार में अपराधियों को कानून का डर होता, पुलिस का खौफ होता, तो अपराधी इस तरह हथियार लहराते हुए पारस अस्पताल के लॉबी से नहीं गुजरते। पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे शूटर्स को इस बात की जरूर जानकारी रही होगी कि अस्पताल लॉबी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद भी अपराधी हथियार लहराते हुए वार्ड के भीतर दाखिल होते हैं।
इलाज के लिए लाए गए सजायाफ्ता कैदी चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां दागते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। पारस अस्पताल से पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री आवास करीब 2 किलोमीटर और विधानसभा से दूरी करीब 3 किलोमीटर है। अस्पताल की भी अपनी सुरक्षा है। इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जगह से भी अगर अपराधी वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो आम आदमी का चिंतित होना स्वाभाविक है। यदि आप अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे आज से 2 दशक 3 दशक पहले से, तो बिहार राज्य में आज से करीब 25-30 साल पहले 4000 से 5000 हत्याएं होती थी और जो हत्या की संख्या है उसमें 1/3 की कमी आई है। अभी 2500 के आसपास हत्याएं प्रतिवर्ष हो रही हैं। करीब 1500 का नेट कमी आया है, जबकि जनसंख्या में लगभग डबल हो गया। जनसंख्या 7 करोड़ के बदले 14 करोड़ हो गया है। जिस तरह से फ्रीली शूट आउट हो जाता है, इससे डर तो जरूर लगता है कि हो सकता है आपको नहीं मारे लेकिन छिटक के गोली आपको लग जाए। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हाल में हुए जो मर्डर केस अधिक चर्चा में रहे उसमें 4 जुलाई को पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या, पटना के जमीन कारोबारी अंजनी सिंह की 22 जून को पुनपुन में पैक्स गोदाम के पास गोली मारकर हत्या, 19 जून को जमीन कारोबारी रजी अहमद की नालंदा में गोली मारकर हत्या, 10 जून को पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या। इसी जुलाई महीने में पटना में एक वकील की हत्या के बाद सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को कम समय में सुलझाने का पुलिस ने दावा किया। एक घटना हुई थी पटना में, सुल्तानगंज में एक वकील की हत्या हो गई थी। वकील साहब की जो लड़की थी वो एक मुस्लिम लड़के से जो शादीशुदा था उससे शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। वकील साहब काफ़ी क्षुब्ध थे, वो इस मैरिज को मान्यता नहीं दे रहे थे, तो उनके दामाद ने इनकी हत्या कर दी। बिहार पुलिस के बड़े अफसरों की दलील है कि सूबे में होने वाले ज्यादातर मर्डर के पीछे जिस तरह की वजहें सामने आ रही हैं, उसे रोकना पुलिस के लिए आसान नहीं है। जो इंटरकास्ट मैरिजेज है, इंटर रिलीजियस मैरिजेज हैं, वो काफ़ी हो रहे हैं और इसके कारण हत्याएं हो रही है। DMCH में एक छात्र पढ़ रहा था, सहरसा का रहने वाला था। उसी कॉलेज में, उसी कोर्स में एक लड़की पढ़ रही थी। दोनों ने लव मैरिज कर लिया कोर्ट में 1 महीने पहले। अब जो लड़की के पिता थे वो नहीं चाहते थे इस शादी से, अत्यंत क्षुब्ध थे और उन्होंने मन बना लिया कि हमको इसकी हत्या कर देनी है, सो कॉल्ड दामाद की, और उन्होंने DMCH में घुस करके उसकी हत्या कर दिया। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून तक इस साल बिहार में 1376 मर्डर हुए, मतलब हर महीने औसत 229 मर्डर। बिहार पुलिस के बड़े बड़े अफसर सूबे में क्राइम ग्राफ का अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि बिहार में अपराध के मामलों में गिरफ्तारी दर 38 से 40% के बीच है, जो राष्ट्रीय औसत 45% से कम है। बिहार पुलिस के मुखिया यानी DGP विनय कुमार दलील देते हैं कि आज की तारीख में नेचर ऑफ क्राइम जिस तरह का है, उसमें ज्यादातर अपराधों को रोकना पुलिस के लिए असंभव है। हत्या की बढ़ती घटनाओं की एक वजह इंटरकास्ट मैरिज और प्रॉपर्टी विवाद भी है। पुलिस का दावा है कि अपहरण, डकैती और नक्सली हिंसा पूरी तरह से कंट्रोल में है, पर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध के मामलों में 80.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत केवल 23.7% बढ़ा। DGP विनय कुमार का तर्क है कि बिहार में शराबबंदी कानून की वजह से आंकड़ों में क्राइम की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल। राज्य में अपराधियों को काबू में करने के लिए पुलिस की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। बिहार चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव की वजह से जानबूझकर विपक्षी पार्टियां सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही। अगर आंकड़ों के चश्मे से देखा जाए तो बिहार में साल 2015 में 3178, 2016 में 2581, 2017 में 2803, 2018 में 2934, 2019 में 3138, 2020 में 3150, 2021 में 2799, 2022 में 2930 लोगों की हत्या हुई। अगर सूबे में क्राइम मीटर को देखा जाए तो 2018 में 1,96,911, 2019 में 1,97,935, 2020 में 1,94,698, 2021 में 1,86,006, 2022 में 2,11,079 अपराध की घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज हुई। 2015 से 2022 के बीच संपत्ति विवाद बिहार में हत्या की बड़ी वजह रहा। बिहार के डीजीपी का मानना है कि अपहरण और डकैती जैसे क्राइम पूरी तरह कंट्रोल में है। अगर ऐसा कोई केस सामने आ भी रहा है तो उसे पुलिस कम से कम समय में सुलझा रही। अपहरण के कांड पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। जो 500 से 1000 तक फिरौती हेतु अपहरण के कांड दर्ज होते थे वो घट करके 15-20 के करीब रह गया है, और वो भी विविध प्रकृति का है। और उसमें हम लोग घंटे 2 घंटे के अंदर में यदि अपहृत होता भी है कोई बच्चा या किसी तरह का व्यक्ति, तो हम लोग अपहरण में उसको बरामद कर ले रहे हैं। जैसे अभी मोकामा में एक अपहरण हुआ था पिछले सप्ताह, 1 घंटे के अंदर बरामद हो गया, 12 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। इस वर्ष 7 महीने के दौरान एकमात्र बैंक डकैती हुई है समस्तीपुर में। पुलिस भले ही दावा करे कि सूबे की कानून व्यवस्था ठीक है, पुलिस का इकबाल बना हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में बिहार की इमेज किसी से छिपी नहीं। ऐसे में माना जाता है कि बिहार में उद्योगों की बहार नहीं आने के पीछे एक बड़ी वजह सूबे की खराब कानून व्यवस्था भी है। लेकिन इस मुद्दे को पटना के कारोबारी किस तरह से देखते हैं, इससे जानना भी जरूरी है। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि बिहार में कानून और व्यवस्था एक चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर को, जिस तरह से खास सेलेक्टेड जो एंटरप्रेन्योर हैं, या जिस तरह से चीज़ें हो रही है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में जब इस तरह की चिंताएं होती है तो उससे आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंचता है, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं या इच्छुक रहते हैं, चाहे वो राज्य के अंदर के हों चाहे राज्य के बाहर के हों, उनको लगता है कि अभी समय सही नहीं है, हमें रुकना चाहिए या अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो उससे निश्चित तौर पर इम्पैक्ट तो पड़ता है आर्थिक गतिविधि में, आर्थिक व्यवस्था में। ये कोई घटना बिहार में या पटना में पहली बार तो हुई नहीं है, ये पूरे देश में होता है। लेकिन बिहार की घटनाओं जो होती हैं उसको पूरे देश में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ये व्यापारी को और इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहिए। अपराधियों का मनोबल उस राज्य में जो अपने लोग हैं उन लोग बढ़ाते हैं जिनको अपना कुछ स्वार्थ पूरा करना रहता है। अपराधियों का मनोबल कौन बढ़ाता है? उनका किसी क्षेत्र विशेष में किस तरह वर्चस्व कायम होता है? वो किस तरह सत्ता के करीबी या सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं? ये किसी से छिपा नहीं। अपराध की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक ओर बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, दूसरी ओर क्राइम के जरिए अकूत संपत्ति बना चुके अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के एक्शन प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अपराधियों के अर्थतंत्र पर सीधी चोट की तैयारी हो चुकी है। आज की तारीख में बिहार पुलिस के सामने साइबर क्राइम नई चुनौती है। अपराध में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो है साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम, पहले जब हम लोग एसपी थे तो साइबर क्राइम जैसे अपराध नहीं होते थे। आज साइबर क्राइम अगर लिस्ट देखी जाए तो साइबर क्राइम की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस अपराध से निपटने के लिए भी बिहार के पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
ऐसे में बिहार में क्राइम के ग्राफ को कम करने के साथ साथ समाज में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए साझा कोशिश की जरूरत है जिसमें हर कोई महसूस करे कि वो बिहार में सुरक्षित है। किसी भी समाज में क्राइम की मौजूदगी की मुकम्मल तस्वीर आंकड़े नहीं बयां कर सकते। अगर केस ही दर्ज नहीं होगा तो आंकड़ों में कहां से आएगा। बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब एफआईआर दर्ज होना बड़ी बात मानी जाती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। पुलिस तक क्राइम की शिकायत पहुंचाने के लिए कई रास्ते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी क्राइम की घटनाएं पुलिस तक पहुंच रही हैं और उन पर एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में नंबर ऑफ क्राइम का बढ़ना स्वाभाविक है। बिहार में साल 2005 में जहां 1,04,778 कॉग्निजेबल क्राइम के केस दर्ज हुए, वो साल 2020 में ये संख्या बढ़कर 2,57,306 तक हो गई। इस साल मई 2025 तक क्राइम का आंकड़ा 95,942 के निशान तक पहुंच गया। पर यह समझना जरूरी है कि 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया था जिससे सूबे में अपराधियों की कमर टूटने लगी थी। बेखौफ अपराधियों में कानून का डर पैदा होने लगा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली पारी में एडीजी मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी थी अभयानंद को, जो बाद में बिहार के डीजीपी भी बने। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार से जंगल राज का खात्मा। आईपीएस अभयानंद के दिमाग में एक बात साफ थी कि इकबाल कभी भी पुलिस का नहीं कानून का होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में कोई फर्क नहीं होता। ऐसे में एक प्लान पर आगे बढ़ा गया जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सजा दिलाने तक का काम तेजी से हुआ। ट्रायल कैसे करना है इसकी भी ट्रेनिंग पुलिस को दी गई थी। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बिहार की कमान हाथों में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सूबे में कानून व्यवस्था बहाल करने की, अपराधियों के हौसले पस्त करने की। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने एडीजी मुख्यालय अभयानंद को बुलाया और सूबे में पुलिस का रुतबा बहाल करने के लिए कहा। एक सुझाव के रूप में उन्होंने कहा, पुलिस का रुतबा को बहाल करवा दीजिए एडीजी साहब, तो अपराध एकदम सही हो जाएगा, जंगल राज खत्म हो जाएगा। ये उनकी भाषा थी। और मैंने तुरंत उत्तर में कहा कि सर आपका फंडामेंटल्स गलत है इस मामले में। मैंने कहा कि सर रुतबा होता है कानून का, जो आप असेंबली में बनाते हैं या पार्लियामेंट में बनता है, उसका रुतबा होता है, और वो रुतबा को पुलिस केवल बहाल करती है। अभयानंद के दिमाग में एक बात साफ थी कि रुतबा कानून का होता है जिसे बहाल करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। उनकी सोच थी कि एनकाउंटर से क्राइम नहीं घटेगा। ऐसे में अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया गया। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। मेरा थियरी था कि क्राइम रुकेगा थ्रू लॉ। If you can apply your law, then you can prevent crime. बेसिक थियरी था ट्रायल का, और ट्रायल में भी हमने पकड़ा एक ही चीज़ जो 3 महीना लगातार उसको चलाए थे, वो था वेपन्स। बिहार में कानून का रुतबा बहाल करने के लिए अपराधियों की जिस तरह से धरपकड़ शुरू हुई, उसका नतीजा ये रहा कि साल 2006 जनवरी से दिसंबर 2014 के बीच करीब 80,000 से अधिक अपराधियों को सजा सुनाई गई। इसमें 200 से अधिक अपराधियों को फांसी और 1500 से अधिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं 4000 से अधिक अपराधियों को 10 साल से अधिक जेल की सजा हुई। बिहार में पुलिस के हाथ मजबूत करने की भी कई तरह से कोशिश हुई। इसमें पुलिस स्टेशन के लिए बिल्डिंग निर्माण से लेकर पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने तक का काम हुआ।
पिछले कुछ वर्षों से बिहार पुलिस को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश हुई। पुलिस के बड़े अफसर मानते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। पुलिस के पास हाईटेक व्हीकल्स है, हाई स्पीड व्हीकल्स है। पुराने ज़माने में पुरानी 303 राइफल्स हुआ करती थी। आज बिहार पुलिस के पास सर्वश्रेष्ठ हथियार है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो किसी अन्य राज्य की पुलिस के पास हो और वो बिहार में उपलब्ध नहीं हो। इसके अतिरिक्त जितने भी मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न गैजेट्स हैं, वो सभी बिहार पुलिस के पास हैं आज। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस का इन विगत वर्षों में एक जोर रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर। भले ही नीतीश कुमार ने अपनी पहली पारी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दी, उसका असर भी जमीन पर दिखा। बाद के वर्षों में ऐसा कुछ न कुछ जरूर हुआ। कहीं कोई ऐसी कमी जरूर रह गई है जिसमें पुलिस के पास थाने की बड़ी बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, हाथों में हथियार है, लेकिन अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ कम हुआ। हाल के दिनों में सूबे के अलग अलग हिस्सों में हुई हत्या की कई सनसनीखेज घटनाएं इसका संकेत दे रही हैं। बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। बिहार पुलिस को हाईटेक हथियारों से लैस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग का ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिससे सूबे की पुलिस प्रिवेंशन, डिटेक्शन और कन्विक्शन का काम पूरी तत्परता से कर रही है। आज की तारीख में बिहार पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम से निपटने की है। इसके लिए हर जिले में साइबर थाने बनाए गए हैं जिसकी कमान डीएसपी रैंक के अफसर को सौंपी गई है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बिहार पुलिस में स्वीकृत आधे पद खाली हैं। लेकिन साल 2005 से पहले बिहार कैसा था? आखिर बिहार में जंगल राज की बात कहां से आई? उसमें क्या होता था? आज पुलिस में जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो तब वहां क्या कर रहे थे? इससे भी जानना और समझना जरूरी है। दरअसल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लालू जी का सरकार चलाने का अपना अंदाज था। उस दौर में बाहुबलियों ने अपराध को ही कारोबार की शक्ल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिहार के अपहरण, कारोबार और रंगदारी टैक्स की चर्चा देश के कोने कोने में होने लगी। चारा घोटाले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। राबड़ी देवी के साथ मजबूती से खड़े थे उनके दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव। सूबे में सफेद कुर्ता पजामा पहनकर हथियारों के साथ हवाखोरी करने वालों की तादाद एकाएक बढ़ने लगी थी। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही। जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था। कैसा था बिहार का वो दौर जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के भीतर किया? इसे समझने के लिए कैलेंडर को पीछे पलटते हुए 1990 में ले जाना होगा। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उस दौर में जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ी उसमें बाहुबलियों के फलने फूलने के लिए माहौल बनने लगा। बिहार में अपहरण, डकैती और लूट के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अपराध उद्योग की शक्ल लेता जा रहा था। मैं 1992 में गया था बेतिया और उस समय किडनैपिंग गैलोर था। आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि कितना किडनैपिंग होता था। ऑन एन एवरेज पर मंथ 90 to 100 केसेस होता था अगर हर केस को दर्ज कर लिया जाए। नए मिजाज के बिहार में बाहुबलियों की अलग पहचान बनने लगी। कोई भैया नाम से मशहूर हुआ तो कोई साहिब के नाम से। अपहरण ने अघोषित रूप से एक तरह से संगठित उद्योग की शक्ल ले लिया। जिस तरह अपहरण कारोबार तेजी से फैल रहा था और सूबे की पुलिस खामोश थी, उससे लोगों के बीच संदेश जा रहा था कि कहीं न कहीं अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है।
चारा घोटाले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। बात अगस्त 1997 की है। पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या बिहार में सरकार नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। इसके बाद बिहार में जंगल राज की चर्चा मीडिया से लेकर समाज तक में होने लगी। 1998 तक यानी लालू राज के शुरुआती 8 साल में करीब 17,000 अपहरण, 24,000 डकैतियां और 24,000 से अधिक लूट के मामले सामने आए। उन अपराधों की तो कोई गिनती ही नहीं है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुए। उस समय अगर कोई थाने पे जाता था तो एफआईआर होने में भी दिक्कत होती थी। बिहार में अपराध की खबरों की चर्चा देश के हर हिस्से में होने लगी। यहाँ तक कि लोग बिहार की सीमा में दाखिल होने से डरने लग गए। ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिर बिहार की सीमा शुरू होते ही सतर्क हो जाते। हमेशा डर बना रहता कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ट्रेन में डकैती ना हो जाए। ट्रेन में डकैतियां होती थी। मैं एसपी रेलवे पटना था 2003 से 5 में, तो वहाँ पे 2-3 ट्रेनें थी, पलामू एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, उसका नाम ही डकैती एक्सप्रेस कहा जाता था कि उसमें उसके यात्रा के क्रम में 2-3 जगह पे डकैत आते थे और लूटने का प्रयास करते थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उस दौर में बिहार में कुल अपराध 2001 में 88,432 हुए, 2002 में 94,040, 2003 में 92,263 हुए, 2004 में 1,08,060 हुए, 2005 में 97,850। इसी तरह अगर बिहार में हत्या के मामले को देखा जाए तो 2001 में 3,619 लोगों की हत्या, 2002 में 3,634 लोग मारे गए, 2003 में 3,652 लोगों की हत्या की गई, 2004 में 3,861 और 2005 में 3,423 लोग मारे गए। बिहार में पुलिस थी, थाने थे, जवानों के पास हथियार थे, लेकिन पुलिस का इकबाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल राज के उस दौर में अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी खबरों से अखबार भरे रहते थे। लोग सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करने लगे थे, अपनी सुरक्षा के लिए खुद इंतजाम करने लगे थे। तब बिहार में हथियार रखना इज्जत और शान की बात समझा जाने लगा था। सिस्टम के भीतर एक और सिस्टम काम कर रहा था। जातिवाद के जिस तवे को सियासत के लिए गर्म किया गया था, उसने बहुत खतरनाक रूप ले लिया। जातीय संघर्ष के नाम पर आए दिन खून खराबा हो रहा था। दिसंबर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मार्च 1997 में छात्र नेता चंद्रशेखर की सिवान में सरेआम हत्या कर दी गई। उस दौर में एक के बाद कई नरसंहार हुए। जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसी तरह भोजपुर के बथानी टोला में भी 21 दलितों का नरसंहार हुआ। साल 1990 से 2005 के बीच बिहार जिस मिजाज के साथ आगे बढ़ा, उसमें पुलिस पर से लोगों का भरोसा कम हो गया। जाति, जमीन और मजदूरी के सवाल पर संघर्ष बढ़ा तो ब्रह्मर्षि सेना, कुंवर सेना, सनलाइट सेना और रणवीर सेना जैसे संगठनों की छतरी तले लोग आने लगे। हत्या, अपहरण, डकैती और नरसंहार की बातें बिहार के कोने कोने में होने लगी। जिन्हें लगा कि अब बिहार में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते, उन्होंने देश के दूसरों हिस्सों के लिए ट्रेन पकड़ ली। पर हाल में बिहार में जिस तरह से हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें वहां का आम आदमी ये सोचने के लिए जरूर मजबूर हुआ है कि क्या उनकी जिंदगी सुरक्षित है। बिहार पुलिस अपराधियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? आज की तारीख में क्या बिहार पुलिस के आला अफसरों को पॉलिटिकल लीडरशिप से ये क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा कि अपराधियों से कैसे निपटना है? क्योंकि हाल ही में जेल से बेल पर बाहर निकले एक बाहुबली कह रहे हैं कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। उनका दावा है कि अगले 25 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दद्दे बिहार में आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे बिहार से जुड़ी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।